हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है दुर्खिम, जो आपके पीजीटी के जो सिलेबस है उसके थर्ड थिंकर हैं आपके इमाइल डर्कहाइम। और ये जो थिंकर हैं आपके रियल फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं। वैसे सभी को पता होगा, पीजीटी के जो भी एस्पिरेंट हैं वो आपके जो नेट या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं अगस्त कॉम्ट को बखूबी जानते होंगे। उन्होंने ही समाजशास्त्र की नींव रखी थी। तो मैंने वीडियो बनाई हुई है उन पे, स्पेंसर की भी वीडियो बनी हुई है विद डिटेल बुक्स प्लस उनकी कॉन्सेप्ट वगैरह सभी कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी, तो वहां से डायरेक्ट विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए हम अपने दुर्खिम जी को समझ लेते हैं। ये आपके फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं रियल। यदि क्वेश्चन बनता है पीजीटी में कि रियल फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है, वास्तविक पिता कौन है, तो आपके दुर्खिम जी हैं। और वैसे तो फादर तो है ही आपके अगस्त कॉम्ट, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि कामटे के उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है, दुर्खिम को कहा जाता है। क्योंकि समाजशास्त्र की नींव तो आपके अगस्त कॉम्ट ने रख दी थी, लेकिन उसको सिस्टमैटिक ढंग से विधिवत वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करने का श्रेय इनको ही जाता है, आपके दुर्खिम जी को। तो चलिए इनकी बुक्स वगैरह भी देखेंगे, प्लस आपका उनका जो भी कॉन्सेप्ट है सभी कुछ डिटेल में हम जानेंगे। एग्जाम में बुक्स भी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, प्लस उनकी कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो, और टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दुर्खिम। तो दुर्खिम जो है आपके, इनका जन्म जो हुआ था 1858। तो कब हुआ था? 1858 में हुआ था। और 1858 में इनका जन्म हुआ था। जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर की जो वीडियो है हमारी, जो पहले मैंने बनाई है, उसमें आपने देखा होगा कि जो अगस्त कांट का जन्म हुआ, मृत्यु हुई थी तो 1857 में हुई थी, और उसके एक साल बाद इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और इनकी डेथ हुई थी 1917 में, 1917 में, ठीक है। और आगे चलिए हम बुक्स देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं यहाँ पे लिखे हुए मैंने, सामाजिक तथ्य की अवधारणा, उनकी विशेषताएं, बाध्यता, बाध्यता, ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम बुक्स वगैरह ही देख लेते हैं, क्योंकि बुक्स से और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप इजीली कर सके। प्लस आपको इसके साथ भी मेंशन कर रखी है, तो उसे भी आप बकायदा याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में डेट वगैरह भी पूछी जाती है। सीक्वेंस भी बुक का रखने के लिए कह देते हैं कि आप पहली बुक, थर्ड या फोर्थ या सेकंड बुक कैसे कब लिखिए, सीक्वेंस में बताइए, ठीक है। तो सीक्वेंस के लिए आपको डेट भी याद रखनी है। तो चलिए, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो बुक इन्होंने लिखी थी 1893 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1893 में। और इसी में इन्होंने जो विभाजन की बात की, श्रम विभाजन की, इसी बुक्स के अंतर्गत बताई थी। इनकी सेकंड बुक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। जो भी सोशियोलॉजिकल जो रूल्स थे, मेथड थे, वो इसमें इन्होंने मेंशन की है। ये बुक लिखी थी 1895 में। कब लिखी थी? 1895 में। द सुसाइड जो इनकी बुक है वो 1897 में लिखी है। सुसाइड जो आत्महत्या का सिद्धांत बताया है, इसी बुक में बताया है, ठीक है। तो ये बुक है इनकी 1897 में लिखी हुई। नेक्स्ट बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, 1912 में। 1912 में इन्होंने ये धर्म का जो सिद्धांत बताया था, इस बुक में बताया था। धर्म का सामाजिक सिद्धांत जो दिया था इन्होंने द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में दिया था। सोशियोलॉजिकल ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन 1912 में लिखी है। कब लिखी है? 1922 में। कब लिखी है? 1922 में। नेक्स्ट बुक है इनकी सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी। ये कब लिखी है? 1924 में, सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी। नेक्स्ट बुक है मोरल एजुकेशन की लिखी है 1925 में। कब लिखी है? 1925 में। द सोशलिज्म, ये भी बुक इन्हीं की है, 1928 में लिखी गई ये बुक है। नेक्स्ट है द इवेल्युएशन ऑफ पेडागोलॉजी इन फ्रांस। ये बुक इन्होंने 1938 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1938 में। प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी, ये बुक इन्होंने लिखी है 1955 में।
कब लिखी है? 1955 में। और मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो ये बुक लिखी है इन्होंने 1953 में। कब लिखी है? 1953 में। ये लिखी का मतलब ये है, आप देख रहे हैं आप डेट इनका जो जन्म और मृत्यु हुई है इनकी 1917 में हो गई है। अब ये कैसे लिखी हैं? ये ऐसे लिखी हैं, जो इनकी बुक थी बाकी जो पब्लिश हुई हैं उनकी ये डेट इनके साथ मेंशन है। इन्होंने बुक्स तो लिख दी थी अपने पहले, तो इनके डेथ के बाद ये पब्लिश हुई है। तो पब्लिश जब हुई है उन्हीं की ये डेट्स हैं, ठीक है। पब्लिशिंग डेट और प्लस बुक ये दिया हुआ है, इसलिए आपको इस तरीके की ये जो आपका ये यहाँ से जो 1912 की जो बुक है इन्होंने एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप लाइफ, ये लिखने के बाद इनकी डेथ हो गई। उसके बाद ये जो बुक्स आई हैं बाद में इनकी वाइफ ने पब्लिश करवाई हैं, तो वो डेट यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। चलिए, और ये जो बुक्स हैं यही इंपॉर्टेंट, कभी कभी ऐसा नेट में क्वेश्चन आ जाता है, नई बुक्स पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको ये भी बुक्स याद रखती हैं, क्योंकि हो सकता है कि नई बुक पूछ लें फिर कहें आप सोचेंगे कहाँ से बुक आ गई, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो आपके जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट है सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य वो हैं जो समाज के द्वारा, लोगों की धारणाओं के द्वारा अपनाए जाते हैं। एक तथ्य की मैंने शॉर्ट्स जो है वो बनाया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हो और उसे डिटेल में समझ भी सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए यहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं कि तथ्य क्या है, फैक्ट क्या होते हैं। जो दुर्खीम है उन्होंने जो फैक्ट के बारे में बताया है, समाज में जो फैक्ट होते हैं वो एक व्यक्ति की विचार को, जब लोगों की समर्थन, लोगों के विचारों और सभी के विचार उसमें समर्थन देने लगते हैं, वही फैक्ट बन जाते हैं। मान लीजिए गाय को रोटी दी जाती है, किसी ने कभी तो दी होगी, धीरे धीरे वो धारणा एक्सेप्ट हो गई, सभी ने मान ली, ठीक है। अब उसी चीज को वो कहे, जिस व्यक्ति ने गाय को रोटी देना स्टार्ट किया था, अब वो कहे कि मैं अब रोटी नहीं दूंगा, कोई उसे रोटी नहीं देगा, तो ये कोई भी नहीं मानेगा। वो फैक्ट है, उसके लिए सामाजिक जो फैक्ट है उसके लिए इन्होंने 3 विशेषताएं बताई थी, बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता। इसी को उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो समाज के फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, कोई अवधारणा जो सिद्धांत तत्व जो समाज में अपनाए जाते हैं उनको सभी को मानना होता है। उसके लिए वो व्यक्ति भी खुद बाध्य हो जाता है जिसने उस फैक्ट को निर्माण किया था, ठीक है। तो ये होता है फैक्ट। पद्धति, इन्होंने पद्धति जो आपके दुर्खीम है उन्होंने इस पद्धति को, मैंने पहले बताया कि समाजशास्त्र को सिस्टमैटिक ढंग से, वैज्ञानिक तरीके से यदि समाजशास्त्र को अपनाना है या समाजशास्त्र को समझना है तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने के लिए इन्होंने कहा था, ठीक है। और साथ में इन्होंने तुलनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया है, ठीक है। तो प्रत्यक्षवाद, तुलनात्मक और ऐतिहासिक, मेन कहें तो ऐतिहासिक पद्धति को इन्होंने अपनाया है, ठीक है। और समाजशास्त्र में प्रत्यक्ष जो पद्धति है वो भी इन्होंने फॉलो की है, जो अगस्त कॉम्ट ने दी हुई है। नेक्स्ट है इनका सामूहिक प्रतिनिधान। सामूहिक प्रतिनिधान क्या होता है? समूह का समर्थन। सामूहिक प्रतिनिधान, जो समूह में कार्य किए जाते हैं, जो व्यक्ति की किसी भी विचार को अपनाया नहीं जाता उसमें, वो सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं। मान लीजिए किसी मंदिर में पूजा हो रही है, ठीक है, मंदिर में पूजा हो रही है और उधर से आसपास से कोई व्यक्ति इधर उधर गुजर रहे हैं, तो मंदिर में पूजा हो रही है, मंदिर में सभी जिस आस्था से बैठे हैं, दूसरा भी व्यक्तिगत तरीके से वहां बैठ नहीं सकता है, वो उसके माइंड में भी वही भाव आ जाएंगे जो उन वहां पर बैठे हुए लोगों के अंदर हैं। तो ये सामूहिक प्रतिनिधान होता है। एक कार्य को समूह में सामूहिक रूप से धारणाओं को अपनाकर कार्य करना सामूहिक प्रतिनिधान कहलाता है, ठीक है। तो ये आता है सामूहिक प्रतिनिधान।
नेक्स्ट है आपका सामाजिक एकता का सिद्धांत। सामाजिक एकता क्या होता है? तो जो सामाजिक एकता है, सामाजिक एकता का मतलब समाज में जो एकता है वो बनी हुई है यांत्रिकी और स्वाभाविक तरीके से। पहले जो आपका आदिकाल था उसमें जो एकता थी यांत्रिकीय थी। अब जो है आधुनिक या औद्योगिक युग में जो एकता है वो सावयवी है। जो आपके स्पेंसर जी ने सावयवी का सिद्धांत बताया था, मानव मस्तिष्क को जो अंग पार्ट होते हैं उसी तरीके से समाज के भी संस्था, समुदाय, ये सभी पार्ट बनकर मिलाकर समाज बनता है, तो इसी को इन्होंने सावयवी बताया। तो इसी को इन्होंने, जो आपके दुर्खिम जी हैं, इन्होंने बताया कि समाज में जो आधुनिक समाज जो है वो सावयवी समाज है। इसमें व्यक्ति जो है अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करता है और अलग अलग कार्य को करते हुए वो अलग अलग एस्पेक्ट्स में अपनी बात को रखता है, लेकिन वो सब एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है, डॉक्टर अपना कार्य कर रहा है, ठीक है, और मरीज कोई भी हो सकता है। डॉक्टर मरीज से कनेक्ट है, और डॉक्टर एक सब्जी वाले से भी कनेक्ट है और टीचर से भी कनेक्ट है। तो ये सब जो है सबके कार्य अलग अलग हैं और सबके कार्य अलग अलग होने के बावजूद भी सब एक दूसरे से सामाजिक एकता, एक रूप में बंधे हुए हैं। तो ये यहाँ पे दुर्खिम जी समझाना चाहते हैं, जो पहले एकता थी वो यांत्रिकी थी। वहां पे लोग जो सिस्टम था वो, उन्होंने कहा कि जो सरकार थी या कानून व्यवस्था थी वो बहुत ही दमनकारी थी। अब जो है वो प्रतिकारी है। कहने का मतलब उनका दमनकारी प्रतिकारी में क्या मतलब उन्होंने बताया। दमनकारी का मतलब वो कि यदि किसी ने किसी चीज की क्षति की है या उसने कोई नुकसान किया तो उसका दंड उसी के प्रतिरूप में मिलेगा, उसे उसकी क्षतिपूर्ति के अवसर नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अब जो औद्योगिक है, जो सावयवी समाज है, जिन्होंने औद्योगिक समाज को सावयवी समाज कहा, इसमें इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति है यदि उसके साथ कोई गलती हो जाती है, उसके साथ कोई किसी कारण से उसने कोई गलती कर दी, तो उसकी क्षतिपूर्ति करके भी उसको उस चीज से छुटकारा मिल सकता है। तो जो कानून व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है। तो इस तरीके से इन्होंने समाज को यांत्रिकी और सावयवी समाज में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये सामाजिक एकता के सिद्धांत के अंतर्गत आ गया। आगे देख लेते हैं समाज में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, जो इन्होंने बुक लिखी, इसमें समाज के श्रम विभाजन के बारे में बात की। श्रम विभाजन का आधार इन्होंने बताया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या का आधार घनत्व बढ़ रहा है, उस तरीके से लोगों के कार्य और चीजें, लोगों के महत्व, अपने अपने थॉट्स, अपने अपने विचार, अपने अपने व्यवसाय हैं, धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। जनसंख्या ज्यादा हो रही है तो उसी आधार पे लोगों के अपने व्यवसाय भी बदल रहे हैं। व्यवसाय बदल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि डिवीजन हो रहा है, व्यक्ति अलग अलग एस्पेक्ट में कार्य करते हैं। कोई व्यक्ति मजदूरी करता है तो कोई व्यक्ति क्लर्क का कार्य कर रहा है, कोई बॉस है। तो इस तरीके से ये सब जो हायरार्की भी है, जो लीनियर हॉरिजेंटल तरीके से सब जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी का डिवीजन हो रखा है, सभी एक दूसरे पे आश्रित हैं। इन्होंने ये बताया कि एक मोची का कार्य एक मोची ही करेगा, कोई टीचर नहीं कर देगा। इनका कहने का मतलब डिवीजन ऑफ लेबर में यही था कि जो भी व्यक्ति है समाज में, जो कार्य का है, वर्क का विभाजन हो गया, श्रम का विभाजन हो गया है, लोग अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद में ही संपूर्ण है, एक दूसरे पे आश्रित भी हैं। और ये जो डिवीजन है ये अच्छी चीज भी है और एक दूसरे पे आश्रित भी हो रहे हैं और कार्य भी चल रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने डिवीजन ऑफ जो आपका श्रम विभाजन है लेबर की बारे में बात की है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनका आत्महत्या का सिद्धांत। तो आत्महत्या का सिद्धांत जो है, इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या बताई और आत्महत्या के सिद्धांत में इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या बताई। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विसंगति की आत्महत्या, भाग्यवादी आत्महत्या। तो ये जो अहमवादी है, अहम ईगो, जो ईगो में आकर आत्महत्या की जाती है,
परार्थवादी दूसरे के, परार्थित मतलब देश के हित के लिए आत्महत्या कर लेना, वो आपकी परार्थवादी कहलाती है। सती प्रथा परार्थवादी है। नेक्स्ट है विसंगति, अचानक किसी चीज का घट जाना, जिसकी वो कामना नहीं करता था वो चीज उसके साथ घटित हो गई और उसने आत्महत्या कर ली, वो विसंगति आत्महत्या कहलाती है। और भाग्यवादी आत्महत्या वो कहलाती है जो भाग्य के भरोसे कुछ लोग होते हैं, कोई भी चीज को है उनके साथ घटित हुई और वो मानते हैं कि ये मेरा भाग्य था कि इस वजह से लेकिन मैं अब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जो मेरा भाग्य था और ये मरना मेरा भाग्य है, या इस तरीके की जो भी सिचुएशन है ये मेरा भाग्य है, तो भाग्यवादी आत्महत्या कहलाती है, जो इसके आधार पे की जाती है। ठीक है। धर्म का सिद्धांत, तो जो मैंने अभी यहाँ पे द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रियल लाइफ बताई थी, वो आपका धर्म का सिद्धांत उसमें इन्होंने बताया है। धर्म के सिद्धांत में इन्होंने बताया धर्म का सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, बुक्स में जो इन्होंने धर्म के सिद्धांत के बारे में बात की, उन्होंने कहा जो समाज है, धर्म अपने आप नहीं विकसित हुआ है बल्कि ये समाज की ही देन है, समाज ने ही धर्म का निर्माण किया है। इनका धर्म के सिद्धांत का जो तात्पर्य कहने का है कि महिमान्वित जो समाज है ये समाज ही है। धर्म को इन्होंने समाज का निर्माता बताया, निर्माण जो समाज का करने वाला है वो आपका समाज है, धर्म का निर्माण करने वाला समाज है। विसंगति की अवधारणा के बारे में इन्होंने क्या बताया, विसंगति की अवधारणा एनोमी जो शब्द है ना, एलिनेशन का शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने है, और इन्होंने विसंगति की अवधारणा के अंतर्गत इन्होंने बताया जो व्यक्ति श्रम करते हैं, श्रम विभाजन होता है, आपके कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने भी जो एलिनेशन के बारे में बताया है। तो इस टॉपिक पे भी इन्होंने काफी चर्चा की, कहा कि विसंगति जो व्यक्ति होते हैं आत्महत्या करते हैं, अपने आप से रुष्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, खोए रहते हैं, कि समाज से मोह भंग हो जाता है, लोगों से उनका लगाव दूर हो जाता है, इस तरीके के जो व्यक्ति विसंगति की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। तो ये थी अवधारणाएं आपकी दुर्खिम जी की। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए।